Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग लेकर आए हैं थ्योरी फुल चैप्टर 6, 7, 8 यानी टर्म 2 में जितना भी पार्टनरशिप आ रहा है एक ही वीडियो के अंदर सारी थ्योरी, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद ना हो। और इसके बाद कैश फ्लो और एनपीओ का एक ही वीडियो के अंदर सारा थ्योरी लेकर आएंगे, एक एक चीज़ लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो बुक में मेंशन है, सो दैट आपका कुछ भी स्किप ना हो। तो बस ये एक वीडियो और उसके बाद आपका फुल रिवीजन, थ्योरी को लेकर कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर कब कब रिटायर हो सकता है। तो सबसे पहला है पॉइंट उसके अंदर, अगर एग्रीमेंट है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आया था या इस टाइम पे रिटायर हो जाएगा, तो वो टाइम खत्म हो गया या प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो पार्टनर उस प्रोजेक्ट के बाद या उस टाइम ड्यूरेशन के बाद रिटायर हो सकता है। तो अगर इस पर कोई पार्टनर्स का आपस में एग्रीमेंट था तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट वो रिटायर हो सकता है, या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था लेकिन बाद में सभी पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं। अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है अपनी मर्जी से वॉलंटरली, एंड जितने भी पार्टनर्स है फर्म के अंदर वो उसकी रिटायरमेंट के लिए एग्रीड हो जाते हैं। तो पहले से अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो रिटायर हो जाएगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं था तो बाद में भी ऐसा हो सकता है कि सभी पार्टनर्स एग्री हो जाएं कि ठीक है जी आप जा सकते हैं, अगर आपने पार्टनरशिप को ड्रॉप करना है तो ऑल पार्टनर एग्री टू हिज रिटायरमेंट तो भी हो जाएगा। और थर्ड है हमारे पास जब पार्टनरशिप एट विल होती है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है कि जब तक आपका मन करे तब तक आप पार्टनरशिप कंटिन्यू करिए, जब आपका मन करे आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप एट विल में भी कोई भी पार्टनर जब मर्जी रिटायर हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली सभी पार्टनर्स के बारे में डिस्कशन इस पर होनी ही चाहिए। तो ये 3 केस हैं, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो बच्चे नहीं लिख पाते, ये बात हमने ध्यान दी है। जब आपसे पूछा जाता है पार्टनर कब रिटायर होता है, तो वही पार्टनर अपनी मर्जी से रिटायर होता है, यही आता है आपके पास। तो सबसे पहले अगर एग्रीमेंट है तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट टर्म वो रिटायर होगा। अगर नहीं है एग्रीमेंट किसी चीज़ को लेकर, किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर टाइम को, ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं था, तो अगर वो रिटायर होना चाहता है तो फिर सभी पार्टनर्स को वो अपनी कंसर्न में लेगा, और सभी पार्टनर अगर एग्री करते हैं तो उसकी रिटायरमेंट को वो लोग कंप्लीट कर देंगे। और अगर पार्टनरशिप एट विल है जिसमें तो मर्जी होती है, जब कोई पार्टनर रिटायर होना चाहे जब मर्जी हो सकता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, और मैंने बड़े सारे एग्जाम्पल पेपर्स में भी देखा है, लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। यानी जो रिटायरिंग पार्टनर होता है भाई, क्या उसकी लाइबिलिटी बनती है थर्ड पार्टीज़ के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, बैंक लोन के लिए, इनको बोलते हैं थर्ड पार्टीज़, क्या उसकी लाइबिलिटी बनती है? तो जवाब है हाँ। जब वो रिटायर हो जाता है, यानी ये देखिए जो रिटायरमेंट का कंसेप्ट है ये अमंग द पार्टनर चल रहा है। थर्ड पार्टी को क्या नॉलेज कि भाई वो रिटायर हुआ है नहीं हुआ है, किसी को क्या पता। तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, रिटायरमेंट से पहले तो उसकी लाइबिलिटी बनती ही है, यानी अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, जब तक उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट वगैरह, फाइनल पेमेंट वगैरह नहीं हुई हैं, तब तक तो वैसे भी उसकी लाइबिलिटी है थर्ड पार्टी के खिलाफ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उसकी लाइबिलिटी बनती है अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, यानी उसकी रिटायरमेंट के बाद या तो पार्टनरशिप फर्म या वो खुद, जो भी डीड में लिखा है, जिस भी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, उसको पब्लिक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में नाम चेंज की जो है, आपके पास कॉलम्स बने होते हैं जिसमें सारी जगह नाम चेंज है, किसी की डेथ हो जाए या कुछ भी और चेंजेस हों, उनको एक छोटे से कॉलम में पब्लिश किया जाता है। तो इसे बोलते हैं पब्लिक नोटिस करना। तो न्यूज़पेपर में आपको किसी भी तरीके से पब्लिक नोटिस जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस फर्म से इस डेट से रिटायर हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली उस दिन के बाद से उसकी लाइबिलिटी खत्म होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि वो पार्टनर रिटायर हो चुका है, अपनी फाइनल पेमेंट भी ले चुका है, क्या थर्ड पार्टी बैंक वाले क्या उस पार्टनर को तंग कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो हाँ, अभी भी उसकी लाइबिलिटी कंटिन्यू है। यानी लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर तब कंप्लीट होती है जब वो पब्लिक नोटिस देता है, तब नहीं जब उसकी फाइनल पेमेंट कंप्लीट हो जाए। क्लियर? तो अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ तो वैसे भी लाइबल है। आफ्टर हिज डेथ जनरली तो लाइबल नहीं है अगर वो पब्लिक नोटिस देते, लेकिन अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं डिक्लेयर करा तो डेफिनेटली ही इज लाइबल फॉर द थर्ड पार्टीज, किसी भी तरीके के फॉर्म के डिसीजन या लोन के लिए, राइट। इसके बाद इस चैप्टर में एक डिफरेंस दे रखा है सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का। सारी चीज़ें करनी है, हमने कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कब कैलकुलेट होती है और गेनिंग रेशो कब कैलकुलेट होती है। ऑब्जेक्टिव से ही आप मीनिंग भी बना सकते हैं, ये बात याद रखिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव लर्न कर लेंगे तो मीनिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। मीनिंग से ऑब्जेक्टिव लिखना दिक्कत आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? जब कोई इनकमिंग पार्टनर आता है तो उसके अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशो का इस्तेमाल करते हैं कि भाई उसके आने पर
जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने कितना कितना सैक्रिफाइस करा, क्योंकि वो उसी हिसाब से उससे गुडविल चार्ज करेंगे। और जो गेनिंग रेशो होती है जनरली आउटगोइंग पार्टनर के परस्पेक्टिव से कैलकुलेट करी जाती है, डेथ में, रिटायरमेंट में, है ना, तो फॉर आउटगोइंग पार्टनर। अब यही चीज़ लिखी हुई है व्हेन टू कैलकुलेट, तो जब एडमिशन होता है चेंज इन PSR होता है, इनकमिंग पार्टनर, है ना। और गेनिंग रेशो कब कैलकुलेट होती है, डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू रेशो एंड न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, राइट। अब इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल। ये आपको रिटायरमेंट में भी मिलेगा, डेथ में मिलेगा। वैसे तो अगर आप पूरी पार्टनरशिप में देखेंगे गुडविल चैप्टर से ये स्टार्ट है टॉपिक, और गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इनटैंजिबल एसेट का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल के बारे में कुछ खास बातें बताता है कि दो तरीके की गुडविल होती है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एक होती है आपके पास वैल्यूड गुडविल, जो कि होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होती है आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल, जो होती है परचेज गुडविल, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होती है, बैलेंस शीट में आपके पास शो होती है। तो यहाँ पर लिखा गया इसके बारे में कि इनटैंजिबल एसेट दैट आर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स, यानी उसे बुक्स में नहीं शो किया जाता, ये कहता है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो आपसे ये पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्या लिखा है गुडविल के बारे में, तो आपको यही बताना है कि जो आपके पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो करा जाता। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल ओल्ड रेशो में, और जो आपके पास वैल्यूड गुडविल होती है, जो आप कैलकुलेट करते हो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह में, जिसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके पेपर में, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, या फिर पार्टनरशिप डीड में कब कब बदलाव आता है। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जब चेंज इन PSR होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होता है, अमेलगमेशन होता है, मर्जर होता है पार्टनरशिप का, इन सभी केस में पार्टनरशिप डीड बदलती है, या आप ये कह सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं तो थोड़ा सा पीछे जाइए और दोबारा उस बात को सुन सकते हैं। अब देखिए, जो वैल्यूड गुडविल है उसके दो ट्रीटमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, गेनर टू सैक्रिफाइजर, जो भी गेन करेंगे वो डेबिट, और सैक्रिफाइजर यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन एक और आपके पास केस इसमें बनाया गया है गुडविल में, दूसरा केस आपके पास है गुडविल रेज्ड और राइट ऑफ। तो रेज करने की एंट्री होती है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ऑब्वियसली ओल्ड रेशो में, और फिर इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है न्यू पार्टनर्स टू गुडविल। तो ये स्पेसिफिकली आपके पेपर में केस बनकर आ सकता है कि पहले लिखा होगा गुडविल वैल्यूड 50,000, इसकी जनरल एंट्री करो। दूसरे में लिखा होगा व्हेन गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ, तो आपको गुडविल रेज और राइट ऑफ की ये एंट्री पास करनी है। तो ये था आपके पास रिटायरमेंट चैप्टर का पूरा थ्योरी। अब हम बात करते हैं डेथ चैप्टर में क्या थ्योरी है। तो चलिए फटाफट से, सबसे ज़्यादा आपकी डिसोल्यूशन में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये सारे चैप्टर्स की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी भी मैटर करती है। चलिए अब बारी हमारी डेथ ऑफ अ पार्टनर की। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी का कंसेप्ट मिला कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है डिसीज पार्टनर का, उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट है। तो देखिए, जनरली आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ना, आपने जो डिसीज पार्टनर होता है उसको प्रॉफिट में हिस्सा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से दिया है। वो भी रीज़न क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलने का, क्योंकि देखिए जो साल का एंड है फर्म का वो 31 मार्च या 31 दिसंबर को होता है, और जो डेथ होती है पार्टनर की वो ड्यूरिंग द ईयर हो गई। अब फाइनल अकाउंट तो साल के एंड में बनेंगे सर। अब जब फाइनल अकाउंट बनेंगे तभी प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, तभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, जिसमें पार्टनर्स को सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो तब तक के लिए वेट थोड़ा ना करेगा डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर, भाई इसको तो पैसा पहले चाहिए। तो इन बिटवीन जब तक वो नहीं बनता तब तक हम उसको एक अकाउंट से पैसा दे देते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो इसका पर्पस भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें आपको साथ साथ कवर अप कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर एंड में बनाया जाएगा। इन बिटवीन हमें एग्जीक्यूटर को पेमेंट करनी है, या अगर रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर है तो भी यही होता है। अगर पार्टनर रिटायर हो जाए इन बिटवीन तो उसको भी अगर आपने प्रॉफिट देना है तो आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और उस अकाउंट से पैसे बाद में P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज कर लिए जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे, अगर ऐसा हो कि पार्टनर की डेथ ईयर एंड में ही हो, या जहाँ पर भी फाइनल अकाउंट फर्म प्रिपेयर कर रही है तब हो, तब ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से होगी, याद रखना। तो अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और आपको बताया गया है कि फर्म एनुअली अपने अकाउंट क्लोज करने की बजाय सेमी एनुअली क्लोज करती है, सेमी एनुअली यानी हर 6 महीने में क्लोज करती है, ऐसा भी फर्म करती है सो दैट फर्म जल्दी जल्दी कंट्रोलिंग कर सके, अगर कुछ गलती है तो उसे सुधार सके, राइट। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी 30 सितंबर को अपने अकाउंट क्लोज करती है और मान लेते हैं कि उस पर्सन की डेथ या उस पार्टनर की डेथ 30 सितंबर को ही हो जाती है,
राइट। या चलिए एक दिन पहले हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दिन का प्रॉफिट थोड़ा ना काट लेंगे, 29 को हो जाती है, 28 को हो जाती है, तो देखा जाए तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होने ही वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, या उस दिन ही प्रिपेयर होने वाले हैं। तो ऐसे केस में आप जो एंट्री करेंगे वो P&L सस्पेंस अकाउंट से नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से करेंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट के टाइम पर इसकी डेथ हुई है। तब हमारी एंट्री, ये देखिए हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो जो प्रॉफिट होता है वो सभी पार्टनर्स में बटेगा, और जो भी डिसीज पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल बी यहाँ डिसीज पार्टनर है, उसका जितना भी हिस्सा होगा वो उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब अगर ये 9 लाख रुपीज़ 6 महीने का प्रॉफिट है तो आपको 6/12 करने की जरूरत नहीं है ही पहले से 6 मंथ का प्रॉफिट, सिर्फ आपको उनका शेयर देना है तीनों पार्टनर्स का, जो भी रेशो हो। फॉर एग्जाम्पल इक्वल है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू ए टू बी टू सी 3 लाख रुपीज़ उनको डिवाइड कर दिए गए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम यही बता रहे थे कि अगर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त आप दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर फाइनल अकाउंट नहीं अभी बनने बहुत दूर हैं और बीच में ही इन बिटवीन डेथ हो जाती है तो फिर टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस पे हमने आपको इसके शॉर्ट वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट का। तब जो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो फिर तो डिसीज पार्टनर डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तो वो लॉस नहीं बेयर करेगा, तो दिस इज नॉट ट्रू, वो लॉस बेयर करेगा, जरूर बेयर करेगा। तो डिसीज पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखिए अगर इसका डेबिट बैलेंस आ जाए, यानी इसके कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस आ जाए, तो क्या इसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इसकी डेथ हो गई है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अभी आपने देखा रिटायरमेंट में भी अगर वो पार्टनर रिटायर भी हो गया, अपनी फाइनल पेमेंट लेके घर भी बैठा हुआ है, तो भी बैंक उसको पकड़ सकता है। क्यों? उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी डिसीज पार्टनर की डेबिट बैलेंस आ जाता है, ठीक है, देखिए उसके परिवार वालों को परेशान नहीं करा जाता, लेकिन अगर उसका डेबिट बैलेंस आ गया, इसका मतलब फर्म ने उससे लेने हैं पैसे, तो अगर उसकी प्राइवेट एस्टेट होगी, यानी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी जिसमें उसके पैसे, एसेट्स वगैरह कुछ भी आप समझ सकते हैं, तो वहाँ से उसके ये पैसे रिकवर करे जाएंगे। हाँ, किसी पर्सन को तंग नहीं करा जा सकता, उसकी फैमिली को तंग नहीं करा सकता, लेकिन जो प्राइवेट एस्टेट्स है उससे ये डेबिट बैलेंस रिकवर किया जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 है। अब बच्चे ये परेशान हो जाते हैं क्या हमें सेक्शन याद करने पड़ेंगे मैम? नहीं, आप सेक्शन के अंदर क्या है वो याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद हो जाए तो ज़्यादा नहीं है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट आप ये तो समझ लीजिए कि कंसेप्ट क्या है इसके अंदर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, जो रिटायरमेंट और डेथ का कॉमन सेक्शन है, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स होती हैं, उनको पेमेंट करनी होती है एग्जीक्यूटर को या फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है। अब कई बार क्या होता है, फर्म के पास पैसा नहीं होता, पार्टनर के पास पैसा नहीं होता, तो भी पेमेंट ड्यू चल रही होती है। तो इफ पार्ट और फुल पेमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर स्टिल रिमेन टू बी पेड, अभी भी देनी बाकी। आउटगोइंग कौन हो सकता है? जिसकी डेथ हो गई या रिटायरिंग, दोनों के लिए एप्लीकेबल है 37। ठीक है, तो आपके पास ये जो आउटगोइंग पार्टनर है, अगर इसके पैसे अभी देने बाकी हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 कहता है कि जिस पर्सन की डेथ हुई है उसका एग्जीक्यूटर और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो दोनों अगर चाहें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर से 2 चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? वो इंटरेस्ट मांग सकते हैं। देखिए, पर इसमें 2 बातें हैं। अगर तो पहले से ही पार्टनरशिप डीड में एग्रीड है तो जितना एग्रीड इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट दे दिया जाएगा उनको जब तक उनका लोन चल रहा है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दिया जाएगा। यानी खुद से ही अगर ये एग्रीड कर लें तो बहुत अच्छी बात है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी की डेथ होगी तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर उसका पैसा नहीं चुकाया जाता तो तब तक, जब तक उसका पैसा नहीं चुकाया जाता उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, रेट भी ये लोग खुद तय करेंगे और प्रॉफिट में हिस्सा भी दिया जाएगा। दोनों चीज़ें दी जाएंगी। देखिए, रिटायर हो गया, डेथ हो गई, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, इंटरेस्ट तो खैर मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने उसका पूरा पेमेंट क्लियर आउट नहीं करा है। पार्टनरशिप एक्ट, अगर कोई भी ऐसी एग्रीमेंट नहीं हुई थी पार्टनरशिप में तो फिर एक्ट लग जाता है, पार्टनरशिप एक्ट आ गया। अगर आपने कोई भी ऐसी एग्रीमेंट नहीं करी थी तो आपको एग्जीक्यूटर को, अगर रिटायरिंग पार्टनर है तो रिटायरिंग पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उतने टाइम के लिए जब तक आप उसकी पेमेंट डिलेड रखते हैं। राइट, इसके अलावा आपको उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, बट शेयर ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। जितना भी पैसा उसका ड्यू है अपॉन में सभी पार्टनर्स की कैपिटल, इवन इसकी कैपिटल भी, जो रिटायरिंग पार्टनर है या डेथ वाला पार्टनर है, तो अमाउंट ड्यू प्लस कैपिटल ऑफ ऑल इनटू में प्रॉफिट फ्रॉम डेट ऑफ डेथ अप टू द नेक्स्ट बैलेंस शीट। तो जब से उसकी डेथ या रिटायरमेंट होती है
नेक्स्ट जब तक बैलेंस शीट बनती है तब तक का सारा प्रॉफिट आपने यहाँ पर इंटू कर देना है। क्लियर है मेरी बात? तो ये सेक्शन 37 ये कहता है कि अगर पार्टनर्स जो रिटायरिंग हैं या फिर जिनकी डेथ हो जाती है, अगर उनकी पेमेंट अभी भी ड्यू रखी जाती है एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा, वो दो चीज़ों के लिए हकदार हैं, एक है इंटरेस्ट और एक है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल के थोड़े से कम चांसेस है, बट आपके पास थ्योरी में ज़रूर पूछा जा सकता है, तो आपको थ्योरी ज़रूर आनी चाहिए इसकी। चलिए इसके अलावा अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। यहाँ पर हमारा डेथ भी कंप्लीट हो गया, इसमें थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है तो इसको फटाफट से देखेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म की कॉन्टिन्यूटी ही एंड हो गई। इससे पहले हम पढ़ रहे थे दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इससे पहले हम पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये तो डिफरेंस हमें समझना भी है सबसे पहले। तो क्या क्या मोड्स होते हैं डिसोल्यूशन के? तो 5 मेन मोड्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी खुद ही पार्टनर्स में एग्रीमेंट हो गया कि अब हमसे फर्म नहीं चल रही या हमको नहीं चलानी, कुछ भी वजह है, म्यूचुअली ही देखो उन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई थी, वो म्यूचुअली ही चाहे तो इस पार्टनरशिप को कभी भी खत्म कर सकते हैं। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट पहला। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन तब हो जाता है जब सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, है ना, दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, कुछ नहीं है उनके पास, या फिर बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि वो अनलॉफुल बिजनेस चल रहा है। तो इन दोनों केसेस में आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है। ये क्या है? वॉलंटरी डिसोल्यूशन, अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो लोग, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर रहे हैं, ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। इसे तो कोर्ट ही दे देगा आपके पास। इसके अलावा कभी कभी पार्टनरशिप एट विल के केस में नोटिस देकर भी आप डिसॉल्व कर सकते हो। मर्जी थी ना पार्टनरशिप की, कितना मर्जी चलाएंगे, जब हमारा मन करेगा इसको खत्म कर देंगे। ये पार्टनरशिप एट विल एक टाइप होती है, तो नोटिस देकर भी, यानी वही पब्लिक नोटिस देकर भी आप उस पार्टनरशिप का एंड कर सकते हैं। फिर है फोर्थ, ऑन अ हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, मतलब आपने एक टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप करी थी, वो एक्सपायरी हो गया टाइम, या आपने एक पर्पस के लिए टाइम वो करा था, पार्टनरशिप करी थी, वो फॉर्म, इसलिए आपकी जो वो पर्पस कंप्लीट हो गया, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट या वेंचर कंप्लीट हो गया, इसलिए आपने पार्टनरशिप कैंसिल जो है वो डिसॉल्व कर दी। या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जैसे मान लीजिए 2 ही पार्टनर्स हैं, तो डीड पार्टनरशिप चलाने के लिए 2 या उससे ज़्यादा लोग तो चाहिए ना। अब मान लीजिए उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई, या फिर उनमें से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट करा विच इज़ वॉलंटरली, फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन में सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या अनलॉफुल बिजनेस। तीसरा खुद ही पार्टनरशिप एट विल वाला केस है, और नोटिस देकर, पब्लिक नोटिस देकर फर्म ने अपने आप को डिसकंटिन्यू कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। चौथा है जिसमें आपके पास टाइम पीरियड खत्म हो गया, या जो प्रोजेक्ट या जिस पर्पस के लिए वो पार्टनरशिप बनी थी वो खत्म हो गई, या उनमें से एक इंसॉल्वेंट हो गया, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, और ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हम में से किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो हम पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देंगे, राइट। इसके अलावा फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देखिए जो मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड लिख कर दिया, ये वॉलंटरली जो है डिसोल्यूशन है, मतलब मर्जी से डिसोल्यूशन। लेकिन जो ये सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ वाले हैं, ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, क्योंकि इसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो फिफ्थ वाले को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, और ये कब कब होता है? जब आपके पार्टनर्स अनसाउंड माइंड हो जाएं, जब आपके पार्टनर्स जो हैं अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इनकेपेबल हो जाए परमानेंटली, कुछ भी वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा पा रहे हैं, या फिर जो पार्टनर्स हैं उनमें से कोई मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी पाया जाता है, कुछ मिसकंडक्ट वो कर रहा है और उस वजह से गिल्टी मतलब होता है कि गलत पाया गया, और यहाँ पे मिसकंडक्ट छोटे मोटे नहीं होते, बड़े होते हैं, जिसकी वजह से पूरी पार्टनरशिप जो है वो बदनाम हो रही है। तो ऐसे केस में कोर्ट जो है बीच में इंटरफेयर कर सकता है और आपके कंपल्सरी डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकता है। इसके अलावा अगर परसिस्टेंटली बार बार जो डीड है उसको तोड़ा जा रहा है पार्टनर्स के द्वारा, जब आप डीड की रिगार्ड ही नहीं करते हैं, डीड की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं पार्टनरशिप डीड की, तो फिर पार्टनरशिप का है ना, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब ही म्यूचुअल ट्रस्ट वाली एक एसोसिएशन होती है, बार बार आप तोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा अगर फर्म जब से चल रही है या फर्म एक लंबे समय से सिर्फ लॉसेज ही इनकर कर रही है और कुछ नहीं कर रही, तो भाई फर्म या बिजनेस का पर्पस लॉसेज इनकर करना थोड़ा ना होता है। हाँ कभी कभार हो रहे हैं, बीच बीच में हो रहे हैं, स्टार्टिंग में हो रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन अगर लॉसेज ही इनकर करी जा रही है तो क्रेडिटर्स या फिर खुद जो यूजर्स होते हैं वो कंप्लेन कर देते हैं कोर्ट में ऐसी फर्म का, और ऐसी फर्म का कंपल्सरी डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। ये ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। इसके अलावा यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है डिफरेंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो फर्म का डिसॉल्व होना तो मतलब फर्म का ही एंड हो जाना, लेकिन पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना, जो कि आपने इससे पहले के चैप्टर पढ़े एडमिशन, रिटायरमेंट, उसमें सिर्फ ये होता है कि रिलेशनशिप बदल जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाती है, डीड में टर्म्स बदल जाती हैं, तो आप कह सकते हो पार्टनरशिप डीड बदल जाती है ना। यानी मैं इसको ऐसे बोलती हूँ कि मैंने अपना घर ही बेच दिया, ठीक है, और यहाँ पर है कि मैं अपने घर की सेटिंग बदल रही हूँ, इट्स लाइक दैट।
तो बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, और यहाँ पर तो फर्म का ही एंड हो गया। तो अब डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि बेसिस के बेस पर ही आपके पास डिफरेंस आएगा। तो मीनिंग क्या है? क्लोजर ऑफ फर्म, एंड ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, चेंज इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बदली है, खत्म नहीं हुई है, पार्टनर्स बदल गए, डीड बदल गई, PSR बदल गया, तो रिलेशनशिप में सिर्फ बदलाव आया है, खत्म नहीं हुआ, फर्म अभी भी कंटिन्यूटी में चलेगी। कोर्ट का इंटरवेंशन, ऑब्वियसली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म का कोई रोल नहीं होता, कोर्ट का कोई रोल नहीं होता, वॉलेंटरली डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का, यानी आपस में किसी पार्टनर को एग्रीड करके एडमिट कर लिया, किसी का रिटायरमेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, PSR चेंज कर ली, तो ये सब वॉलेंटरली है पूरे तरीके से। यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं है, ये वॉलेंटरली होता है। लेकिन अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें तो अभी हमने आपको मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन कराए थे। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वॉलेंटरली भी होता है, अपनी मर्जी से भी होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट और नोटिस देकर। कंपल्सरी भी होता है जब कोर्ट इंटरफेयर करता है, जब आपके जो पार्टनर्स हैं इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर टर्म खत्म हो जाती है, तो कंपल्सरी वाइंड अप भी होता है। वाइंड अप या फिर डिसोल्यूशन एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो कंपल्सरी वाइंड अप भी होता है। बिजनेस की कंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू है। बुक्स की बात करें तो यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो फर्म के फिनिश हो जाते हैं, कोई बैलेंस शीट नहीं बनती। अगर आपको याद हो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सीधा रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, इसके बाद आपका अकाउंट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिनिश हो जाता है पार्टनर लोन अकाउंट। यहाँ पर आपके अकाउंट्स क्लोज नहीं होती, कंटिन्यूटी बनी रहती है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप यहाँ खत्म हो गया पार्टनर्स के बीच में, कोई रिलेशनशिप नहीं है। एज एन पार्टनर तो कोई रिलेशन नहीं है, बाहर आप जो मर्जी मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपस में एक पार्टनर के तौर पे जो रिलेशनशिप था, पार्टनरशिप फर्म के नाम से जो आप जाने जाते थे, वो रिलेशनशिप नहीं है। कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है अब आपके पास, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उसकी सिचुएशन चेंज हुई है, उस रिलेशनशिप में बदलाव आया है। सेम वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई है, आपकी डीड में कुछ टर्म्स बदल गई होंगी, तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड हो गया। इफेक्ट क्या है? यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप भी एंड हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता कतई भी। चलिए, ये हो गया हमारा डिफरेंस। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, सेक्शन 48। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि जब डिसोल्यूशन होता है तो जो एसेट से रियलाइज करके पैसा आता है, उनका यूज कहाँ होता है? एप्लीकेशन का मतलब है यूज होना। उस एसेट से जो पैसा आया, उस पैसे का क्या किया जाता है? तो उस पैसे का एक ऑर्डर में यूज करा जाता है। सबसे पहले थर्ड पार्टी सिक्योर्ड लोन चुकाए जाते हैं, यानी बाहर वाले बैंक लोन वगैरह वगैरह जिसमें सिक्योरिटी गिरवी है, तो पहले सिक्योर्ड लोन चुकाए जाते हैं, फिर अनसिक्योर्ड लोन चुकाए जाते हैं, फिर किसी पार्टनर का अगर लोन है तो वो चुकाया जाता है, फिर पार्टनर्स की कैपिटल पे करी जाती है, और फिर भी अगर पैसा बच जाए तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो सेक्शन 48 डील्स की आप जो एसेट्स बेचकर पैसा रिकवर करते हैं, रियलाइज करते हैं, उस पैसे को आप लाइबिलिटीज़ को कैसे डील करते हैं। तो उसका ऑर्डर है पहले सिक्योर्ड लोन, फिर अनसिक्योर्ड लोन, फिर पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, देन जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिमेनिंग प्रॉपर्टी रह जाएगी। इसके अलावा आपके पास फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट को लेकर सेक्शन 49 है, जिसमें आपको डिफरेंस दिया गया है। तो फर्म्स डेट क्या होते हैं? फर्म ने जो उधार ले रखे हैं, फर्म के उधार फर्म की प्रॉपर्टी से ही चुकाए जाएंगे, और प्राइवेट डेट होते हैं जो पार्टनर के पर्सनल लोन हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले मीनिंग की अगर बात करें तो फर्म्स डेट का मतलब है डेट टेकन बाय द फर्म, लोन टेकन बाय द फर्म, एंड प्राइवेट डेट ऑब्वियसली डेट टेकन बाय पार्टनर पर्सनली। लाइबिलिटी की अगर बात करें तो फर्म की लाइबिलिटी बनती है, यानी जॉइंटली सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी बनती है, या सेवरली। सेवरली का मतलब होता है टर्न बाय टर्न हो सकता है, वो एक दूसरे को फिक्स कर दे कि कभी आप पे कर देना, कभी मैं पे कर दूंगा, तो जॉइंटली वैसे इनकी लाइबिलिटी बनती है। लेकिन प्राइवेट डेट में तो पार्टनर्स का कोई मतलब नहीं है, उसी कंसर्न्ड पार्टनर को जिसने लोन लिया है वही जाके पे करेगा, सिंपल सी बात है। एप्लीकेशंस ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, मतलब जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है, ऑब्वियसली फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के डेट को पे करने के लिए यूज़ करी जाती है, तो यूज़ फॉर पेइंग फर्म्स लोन। पर जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो फर्म की प्रॉपर्टी है, अगर उसमें से फर्म के डेट पे हो गए और उसके बाद किसी पार्टनर के प्राइवेट डेट रहते हैं, तो उस एक्सेस पैसे को प्राइवेट डेट पे करने के लिए किया जा सकता है यूज़। तो मैंने यहाँ लिखा है फर्म प्रॉपर्टी माइनस फर्म डेट, कोई एक्सेस पैसा बचा दैट कैन बी यूज टू पे प्राइवेट डेट। मतलब अगर फर्म का लोन है, मान लीजिए 5 लाख रुपए का, फर्म की एसेट बिक जाती है 12 लाख की, तो अगर जो पैसे बच गए और अगर प्राइवेट डेट इसका कुछ बच जाता है इसकी प्राइवेट एस्टेट को बेचने के बाद भी, तो फर्म का पैसा इसके डेट चुकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या है? यहाँ फर्म प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को फर्म के डेट पे करने के लिए यूज़ करा जा सकता है। ये तो हम जानते हैं क्योंकि फर्म की पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर फर्म के डेट मान लीजिए 12 लाख होते और फर्म की एसेट 7 लाख में बिकती, तो जो 5 लाख की शॉर्टेज है ये सारे पार्टनर अपनी प्राइवेट एसेट बेच कर देते, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी डेफिनेटली फर्म डेट को पे करने के लिए यूज़ होती है। अब
प्राइवेट प्रॉपर्टी से सबसे पहले प्राइवेट डेट चुकाए जाते हैं, अगर बच जाता है पैसा तो फर्म का डेट चुकाया जाता है, ये याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो ये था आपका फर्म डेट और प्राइवेट डेट में डिफरेंस। अब एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रीवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इसमें बड़ा सारा कंफ्यूजन है, डिसोल्यूशन और जब आप रिटायरमेंट करते हैं तब काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग क्या है? इट शोज न्यू वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का इफेक्ट, मतलब जो नई वैल्यूज हमने निकाली हैं एसेट और लाइबिलिटी का, उन पर इम्पैक्ट क्या है। और जो रियलाइजेशन है वो तो एसेट्स का रियलाइजेशन और लाइबिलिटी की रीअसेसमेंट करता है। ठीक है, सॉरी, एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइज करता है, यानी एसेट को बेच देता है और लाइबिलिटी की पेमेंट कर देता है, यही होता है इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्रिपेयर करा जाता है एसेट और लाइबिलिटी की न्यू वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए, और ये कैलकुलेट करा जाता है रियलाइजेशन के गेन और लॉस को जानने के लिए। ठीक है जी। टाइम, कब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है? चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में आपका रिवैल्यूएशन बनता है। लेकिन जब फर्म वाइंड अप होती है, डिसॉल्व होती है, तब आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। कंटेंट की अगर बात करी जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ चेंजेस दिखाए जाते हैं कि कितना एसेट इंक्रीज डिक्रीज या लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है। जबकि अगर हम रियलाइजेशन की बात करें उसमें तो एसेट और लाइबिलिटी ही दिखा दिए जाते हैं, आपने देखा होगा उसको क्रॉस ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ उनका चेंज दिखाया जाता है एसेट और लाइबिलिटी का, यहाँ पर तो एसेट और लाइबिलिटी को ही शो कर दिया जाता है और उनके सेल और पेमेंट को दिखाया जाता है। इफेक्ट की अगर बात करी जाए कि एंट्रीज का इफेक्ट अकाउंट्स पर क्या पड़ता है, तो अकाउंट्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज आर नॉट क्लोज। यहाँ पर अकाउंट एसेट और लाइबिलिटी के खत्म नहीं करे जाते, है ना, यहाँ पर न्यू बल्कि उनकी वैल्यू पर उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, नई वैल्यू जो है। लेकिन यहाँ पर रियलाइजेशन में क्या होता है, सारी एसेट और लाइबिलिटी को बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ही आप रिलेशन में ट्रांसफर करते हैं इसका मतलब एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज, फिनिश हो गए, खत्म हो गए, राइट। नाउ फ्रीक्वेंसी, आप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कितनी बार बनाते हैं? अगर कंपनी अच्छी चल रही है उसके लाइफ टाइम में कई बार बनाया जा सकता है, एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, पीएसआर में चेंज के टाइम, तो इट इज़ प्रिपेयर नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ फर्म। लेकिन अगर आप रियलाइजेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन के टाइम पर फर्म का बनाया जाता है, यानी ओनली वंस। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट न्यू वैल्यूज़ को दिखाता है, चेंज ऑफ वैल्यूज़ को दिखाता है, रियलाइजेशन एसेट और लाइबिलिटी की सेल को दिखाता है। ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे बनाया जाता है, ये डिसोल्यूशन के टाइम पे बनाया जाता है। इसमें सिर्फ चेंजेस शो होते हैं, इसमें एसेट और लाइबिलिटी शो हो जाते हैं। रीवैल्यूएशन से एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज नहीं होता, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे हम एसेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं उनके अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट नंबर ऑफ टाइम बनाया जाता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म, लेकिन डिसोल्यूशन में एक ही बार होता है, तो रियलाइजेशन एक ही बार बनाया जाता है आपके पास। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है, रिवीजन वीडियो में भी डाला है इसकी डिसोल्यूशन की, बट स्टिल मैं चाह रही हूँ कि आप दोबारा देखें। तो मैंने इसको थ्योरी में भी लिया है, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अगर रियलाइजेशन आप क्लोज करते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस है वो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालते हैं और पार्टनर का कैपिटल डेबिट आ जाता है। अभी हमने डेथ में भी डिस्कस करा, रिटायरमेंट में भी डिस्कस करा, तो डेबिट आ जाता है पार्टनर का कैपिटल। इसका मतलब है पार्टनर ने फर्म को पैसे देने हैं, उसकी फाइनल पेमेंट लेनी नहीं बनती, उसने फर्म को दे के जाना है। तो यहाँ पर उसका जो डेबिट बैलेंस है, अगर कोई लोन है तो उससे एडजस्ट करा जाएगा, नहीं तो फिर तो उससे ले ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेबिट बैलेंस है और लोन नहीं है, मान लो डेबिट बैलेंस है उसका 50,000 रुपये, कोई लोन नहीं है, तो भाई लेकर आओ 50,000 रुपये, क्या करें हम लोग, आपको लेकर आना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका डेबिट बैलेंस भी और लोन भी है तो इनको आपस में सेट ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब ये फर्म का लोन था, ये ख़त्म कर देंगे तो डेबिट हो गया 40,000 रुपये का, और ये फर्म ने 50,000 रुपये लेने थे, ये कैंसिल कर दिया, तो 50,000 फर्म ने लेने थे जिसमें से 40,000 लोन से सेट ऑफ कर दिए, बाकी के 10,000 रुपये कंपनी या फर्म से मंगवा लेगी, राइट। सिमिलरली इसका उल्टा देखिए, अगर एक ही कैपिटल है 40,000 डेबिट वाली और लोन है 50,000, तो फर्म क्या करेगी, 40-40 काट लो, लोन के 10,000 रुपये देने हम तुमको दे देते हैं, तो लोन कैंसिल होगा, डेबिट में आ गया। टू एज कैपिटल 40,000 रुपये, टू बैंक 10,000 रुपये। तो ये है डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। एक लास्ट चीज़ हम इसमें बताना चाहेंगे कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब प्रिपेयर करी जाती है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको जनरली बैलेंस शीट गिवन होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको बैलेंस शीट के कंटेंट गिवन होंगे, यानी आपके पास सारी चीज़ें मेंशन होंगी, कैपिटल्स गिवन होंगी पार्टनर्स की, और भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आपको गिवन होंगी, यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन होंगी। लेकिन क्या होगा, आपको कैश भी गिवन है लेकिन आपको एसेट्स नहीं गिवन, तो आप ऐसी बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ से आप लाइबिलिटी साइड ट्रांसफ़र करेंगे और जो एसेट्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस बचता है वो आपका होता है सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि हमें एसेट्स के नाम तो पता नहीं है कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आपके पास सन्ड्री एसेट निकलती है। ऐसी बैलेंस शीट जिससे आप मिसिंग वैल्यू निकाल रहे हैं,
है ना, उसे बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से होता है जैसे आप लोगों ने रिजोल्यूशन का सीखा हुआ है। तो ये था 30 मिनट के अंदर तीनों चैप्टर का पूरा थ्योरी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग फॉर क्लासेस।